Hello 11th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 11th class में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी के एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था बेसिक टर्म्स को। कुछ बेसिक टर्म्स हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर ली थी, कुछ बेसिक टर्म्स हम आज पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अच्छे से समझेंगे इन बेसिक टर्म्स को, क्योंकि अगर ये बेसिक टर्म आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगी तो अकाउंटेंसी के अंदर आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ओके, सो अच्छे से एक एक बेसिक टर्म को आपको याद करना है और उसका मीन समझना है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सो रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो रिसिप्ट मीन होता है मनी रिसीव करना, हमें पैसा मिलना। सो अब ये टू टाइप में मिल सकता है पैसा। एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। सो इन दोनों को समझते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट, भाई जब हमारे बिजनेस के अंदर नॉर्मल ऑपरेशन से हमें कोई भी अमाउंट मिलती है, कोई भी पैसा मिलता है तो रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। सो यहाँ पर जो नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस मीन्स जो हम बिजनेस के अंदर डेली की एक्टिविटी करते हैं उनसे। सो रिवेन्यू रिसिप्ट are those receipts which are occurred by normal operation of business like money received by sales of business product। कि हमें पैसा कहाँ से मिला, कि हमने बिजनेस प्रोडक्ट को सेल आउट किया था उससे मिला तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। सेकंड है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। सो कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर किसी भी असेट को बेचने से, किसी भी कैपिटल को बेचने से जो भी पैसा हमें मिलता है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर अकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन। जितने भी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनको छोड़ के जो भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर की जाती है जिससे पैसा मिलता है, ठीक है, जिससे मनी रिसीव होती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। लाइक मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, किसी भी फिक्स्ड असेट को हमने सेल आउट किया उससे पैसा मिला वो होगा कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, एक्सपेंसेस। कोई भी रिवेन्यू रिसीव होती है, किसकी बात की गई यहाँ पर, कोई भी रिवेन्यू रिसीव होती है उस पे जो कॉस्ट की जाती है वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लाइक हमने रेंट दिया हो किसी भी हाउस का या फैक्ट्री का, सैलरी दी हो, एम्प्लॉय को वेजेस दिया हो या कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया हो, ये सारे के सारे होते हैं एक्सपेंसेस। सो कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट। फिर बात करते हैं एक्सपेंडिचर। भाई एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों साउंड तो एक जैसी आती है, इनमें से फर्क क्या है वो देखो। जो एक्सपेंसेस थे वो तो रिवेन्यू अर्निंग के टाइम पर जो कॉस्ट की गई थी वो थे। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, मान लो कोई भी हमने असेट खरीदी है या कोई भी गुड्स और सर्विसेज हमने बनाई है या खरीदी है, उसके ऊपर जितना पैसा हमने स्पेंड किया वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमने मनी कैश में दी हो सकता है कि वो हमने फ्यूचर में पे करने के लिए उसको कमेंट किया गया हो, तो वो सारी की सारा होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो एक्सपेंसेस तो किए जाते हैं जब किसी भी रिवेन्यू को अर्निंग करने के लिए जितने भी रूटीन की कॉस्ट होती है वो, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देते हैं, या कह सकते हैं कि जो हमें ये लगा लो कि मान लो हमने कोई भी सर्विसेज वगैरह लेनी थी उसके ऊपर जितने भी खर्चे किए, मान लो हमने असेट खरीदी थी, मशीनरी खरीदी थी, उसके ऊपर जितना हमने ट्रांसपोर्ट का चार्ज आया, तो वो सारी की सारी चीजें एक्सपेंडिचर कहलाएंगी। ओके, सो एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया जाता है, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। स्पेंडिंग मनी और incurring a liability for acquiring asset, goods or services is called expenditure. The expenditure is classified as, अब expenditure को भी हम 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमने खर्च किए हैं अभी और जिनका अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही हमें बेनिफिट देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमने खर्चे किए हैं वो फॉर अ
ईयर किए गए हैं, ना कि लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए। ठीक है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं या जिन लाइबिलिटी को हम यूज करते हैं विद इन अ 1 ईयर, वो कहलाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल हो जाएंगे रेंट, इंटरेस्ट। मान लो हमने कोई भी फैक्ट्री वगैरह खरीदी, उसका हम मंथली पे करते हैं इंटरेस्ट, और कोई भी हमने कैपिटल वगैरह यूज की है किससे, एक बिजनेस से, तो हम उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी हम मंथली करते हैं। तो ये सारा का सारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि जो हमने अमाउंट ये स्पेंड की है इनका बेनिफिट हमें विद इन द 1 ईयर ही मिलना है। क्लियर है? सो नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने खर्चे किए हैं उनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है। लाइक हमने कोई भी मशीनरी खरीदी है, कोई भी प्लांट वगैरह खरीदा है, या किसी भी लैंड को खरीदा है, तो उसका बेनिफिट ये थोड़ी ना होगा कि हमें थोड़े टाइम में या विद इन 1 ईयर ही मिल जाएगा। नहीं, जिसका लॉन्ग पीरियड के अंदर मीन्स मोर देन 1 ईयर के बाद हमें जिन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलना स्टार्ट होता है। अब ये नहीं कि हम एक्सपेंडिचर को भी आफ्टर द 1 ईयर ही करेंगे, नहीं, एक्सपेंडिचर किए जाएंगे अभी, लेकिन उनका बेनिफिट मिलेगा हमें मोर देन 1 ईयर। क्लियर है? इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल हो जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग लगा लो या लैंड लगा लो, प्लांट लगा लो। ठीक है, कोई भी एसेट जब हम खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर ही मिलता है। ये नहीं कि हमें 1 साल के लिए ही मिलेगा। जिनका 1 साल के लिए हमें बेनिफिट मिलेगा वो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। ओके, थर्ड वन इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स ये खर्चे हमने अभी कर दिए लेकिन इसका बेनिफिट हमें मोर देन ओवर द पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड हमें मिलता रहेगा। ये नहीं कि 1 साल के लिए मिला, 2 साल के लिए नहीं, उसका हमें लॉन्ग टाइम तक हमें उसका बेनिफिट उठा सकते हैं एक बार खर्चा करने के बाद। ये भी नहीं कि ये खर्चा बार बार करेंगे, हो सकता है कई बार रिक्वायर हो सकती है बट नॉट फॉर ऑलवेज। सो देयर आर certain expenditures which are revenue in nature but benefit of which is derived over number of year। कि हमने ना खर्चे तो रिवेन्यू नेचर मीन्स फॉर 1 ईयर ही किए कि हमें 1 ईयर के लिए फायदा हो जाए वही इनफ है, बट इनका जो प्रॉफिट हमें मिलता है वो हमें मोर देन नंबर ऑफ ईयर मिलता रहता है, मोर देन 1 से भी ज्यादा। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 नहीं। अब देखो, हमने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, हमने अभी एडवर्टाइज किया है, मान लो मैंने अपने चैनल के लिए ही एडवर्टाइज किया है साया कॉमर्स क्लासेस के लिए, तो इसका बेनिफिट मैंने अभी स्टार्ट किया तो इसका बेनिफिट मुझे आफ्टर द नंबर ऑफ ईयर मिलेगा या साथ की साथ में मिलना है। लेकिन अभी एडवर्टाइजमेंट किया, कुछ लोग तो उसको बाद में भी देखेंगे, है ना, कुछ लोग अभी देख लेंगे तो अभी उसका बेनिफिट हो जाएगा, और कुछ बाद में देखेंगे तो उसका बाद में, तो वो चीज वहां से रिमूव नहीं होती जब तक उसका बेनिफिट हमें मिलता रहता है एडवर्टाइजमेंट का। क्लियर है? सो नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जितना भी हमारे रिवेन्यू के ऊपर जितना भी हमने एक्सपेंसेस किया है उससे जितनी हमें ज्यादा रिवेन्यू मिलेगी वो प्रॉफिट कहलाएगा। मीन्स यहाँ पर रिवेन्यू ज्यादा होती है एक्सपेंसेस से। प्रॉफिट मीन्स जब हमारी रिवेन्यू खर्चों से ज्यादा हो, जितना हमने पैसा लगाया था उससे ज्यादा हमें मिल जाए, दैट मीन वो प्रॉफिट होता है। द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। क्लियर है? सो प्रॉफिट होता है हमारा रिवेन्यू माइनस में एक्सपेंसेस। जितनी हमारे पास रिवेन्यू आई है उसमें से हम खर्चे घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। गेन की अगर हम बात करें तो गेन मीन्स प्रॉफिट तो होता है बट जो ये प्रॉफिट होता है ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। मीन्स हमें बार बार ना मिलके ये हमें कभी कभार मिलता है। लाइक जब हम किसी भी असेट को, फिक्स्ड असेट को सेल आउट किया, उससे हमें
मान लो हमारे उसकी वैल्यू थी 1 लाख की, लेकिन हमने उसको सेल आउट कर दिया 150 लाख का, तो जो 50 लाख का हमारे पास एक्सेस आया है वो गेन कहलाएगा। जरूरी नहीं कि हम नेक्स्ट टाइम पर किसी अदर फिक्स्ड एसेट को सेल आउट करेंगे तो इतना ही हमें प्रॉफिट होगा, नहीं। जब हमारे को उम्मीद ना हो चाहे हो, लेकिन हमें वो रिकरिंग नेचर में प्रॉफिट नहीं मिलता, एक बार मिल गया, आगे पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फॉर इवेंट और ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू बिजनेस। अब कौन से ये इवेंट और ट्रांजैक्शन होते हैं जो इंसिडेंटली किसी भी बिजनेस के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं, सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लो हमने फिक्स्ड एसेट को सेल आउट किया, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट। हम क्या करते हैं, एप्रिसिएशन, हम जितने की वैल्यू थी हमारी एसेट की उससे ज्यादा में हमारी एसेट सेल आउट हो जाए, दैट मीन इट्स कॉल्ड गेन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें लॉस, तो लॉस मीन्स जब हमारे एक्सपेंसेस हमारी रिवेन्यू के ऊपर ज्यादा हो जाए, मान लो हमने पैसा ज्यादा लगा दिया लेकिन उससे हमें रिसीव कम हुआ, तो वो लॉस कहलाएगा। सो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रिवेन्यू इज टर्म्ड एज लॉस, तो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस में रिवेन्यू, जितने हमने खर्चे किए हैं उनमें से हम रिवेन्यू को माइनस कर देंगे तो वो लॉस आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स। भाई जो भी प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस में डील किया जाता है वो गुड्स कहलाता है। सो गुड्स वो आइटम होती है जो रीसेल के लिए, रीसेल पर्पज के लिए परचेज की जाती है, उनको बिजनेस में यूज नहीं किया जाता, वो गुड्स कहलाती है। कभी भी किसी भी गुड को हम गुड्स को बिजनेस के अंदर उसके पर्सनल यूज के लिए हम यूज नहीं करते, अगर यूज करते तो वो गुड्स नहीं कहलाती। ओके, the product in which the business deal in the items that are purchased for purpose of resale, कि हमने दोबारा उसको बेचना, उससे हमें फायदा लेना है, पैसा कमाना है, not for use in business are called goods। अगर हमने बिजनेस के अंदर किसी भी गुड्स को यूज किया तो गुड्स के अंदर नहीं आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेज। भाई किसी भी गुड को प्रिक्योर करना, परचेज करना क्या कहलाता है, किस बाय करना, किसी भी गुड को बाय करना फॉर पर्पज ऑफ रीसेल या ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, तो वो क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स प्रिक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल। हमने किस लिए प्रिक्योर किया है गुड को, ताकि हम उसको रीसेल कर सके। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न इट इज परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, तो अगर हम ट्रेडिंग की बात की जाए तो इसको बोल देंगे हम फाइनल गुड्स का परचेज। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो हमने यहाँ ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, खरीदना या बेचना, है ना, बट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उसको प्रोडक्शन का काम, उसको बनाना और उसके अंदर चेंजेस लेके आना, उसको तैयार करना, तो उस टाइम पर हम बोल देंगे उस गुड्स को रॉ मटेरियल परचेज। क्लियर है। सो परचेज में भी कैश और क्रेडिट, हो सकता है कि हमने परचेज कैश में किया हो सकता है कि हमने उसको क्रेडिट में किया, मींस नकदी में भी कर सकते हैं हम उसको, उधार में भी कर सकते हैं। क्लियर है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मीन होता है जब हमने कोई भी सप्लायर से गुड्स खरीदी थी, उस सप्लायर को हम कोई भी गुड्स वापस कर देते हैं, तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। यहाँ पर गुड्स को रिटर्न किया जाता है टू द सप्लायर, क्योंकि उससे तो हमने खरीदी था, उसी को हम वापस कर देंगे, दैट मीन वो परचेज रिटर्न कहलाएगा। व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न, तो उसको क्या कहा जाता है, परचेज रिटर्न। क्लियर है परचेज और परचेज रिटर्न। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स, उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स का मतलब क्या होता है, जब हमने किसी भी गुड्स को बेचकर जितनी उससे टोटल रेवेन्यू आई है, दैट मीन वो सेल्स कहलाता है। सो सेल्स के अंदर जो हमने गुड्स को सेल आउट किया था और उसके ऊपर जितनी भी सर्विसेज दी थी हमने कस्टमर को, वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। सेल भी वही, कैश में भी हम सेल आउट कर सकते हैं और क्रेडिट में भी, उधार में भी बेच सकते हैं हम अपने माल को और नकदी के अंदर भी। सो सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइड टू कस्टमर।
सेल्स वो टोटल रिवेन्यू होती है जो किसी भी कस्टमर को गुड्स को बेचने में और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने में मिलता है। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट, सेल्स कैश में भी हो सकते हैं और क्रेडिट में भी। सेल्स रिटर्न्स की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो भी गुड्स होती हैं वो रिटर्न की जाती है किसको, यहाँ पर जिससे खरीदा था सेलर कौन करता है, फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर कोई भी वापस चीज दे जाता है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है कि बेचा हुआ माल वापस आ गया। किसको देगा वो रिटर्न, सप्लायर को। तो यहाँ पर किसके साथ करेगा वो रिटर्न, टू सप्लायर। व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ड्यू टू एनी रीजन, किसके द्वारा रिटर्न की जाए आपकी गुड्स, कस्टमर के द्वारा, कोई भी रीजन हो सकता है, तो इज नोन एज सेल्स रिटर्न, तो उसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न। क्लियर है। नेक्स्ट आता है डेटर। भाई डेटर वो इंसान होता है या वो एंटिटी होती है किसी भी बिजनेस के अंदर जिसने गुड्स और सर्विसेज को उधार में बेचा था। क्या किया था, उधार में बेचा था। यहां पर बेचा था लेकिन उसको अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। मींस अब डेटर्स कौन होंगे, हमारी असेट होगी जिनका पैसा हमें फ्यूचर के अंदर मिलना है, जिनसे पैसा हमें फ्यूचर में मिलना है, तो वो कहलाएंगे डेटर्स और वो असेट के अंदर आते हैं। डेटर आर पर्सन एंड और द अदर एंटिटी टू whom business has sold goods, जिसको बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज को उधार में बेचा था। उधार में बेचते हैं तो डेटर होता है, उधार में खरीदते हैं तो क्रेडिटर होता है। एंड अमाउंट हैज नॉट रिसीव्ड येट, बट अभी तक अमाउंट नहीं मिली है, जितने की हमने गुड्स बेची थी उसके ऊपर हमें पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो वो क्या कहलाएंगे, डेटर्स कहलाएंगे। These are asset of business, ये एक बिजनेस की असेट होती है, तो इसीलिए हम डेटर्स को असेट साइड पर शो करते हैं। क्लियर है सेट। नेक्स्ट हम बात करें क्रेडिटर। क्रेडिटर यहाँ पर उधार में खरीदा जाता है गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, बट यहाँ पर अमाउंट अभी तक अनपेड है। क्या है, अनपेड है, वहां पर अनरिसीव्ड थी। तो क्रेडिटर का मीन्स हो जाएगा जब उधार में किसी भी चीज को खरीदना जिसको हम लायबल होते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमें उनको पे आउट करना है, ठीक है, तो इसलिए लायबिलिटीज कहलाती है और लायबिलिटी साइड हम इनको शो करते हैं। इफ द बिजनेस बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ क्रेडिटर एंड द अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड टू द पर्सन एंड और अदर एंटिटीज, These are called creditor, उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। जब जो इंसान उधार में हमारे से, मान लो कि हमने उधार में खरीदा है, हमने खरीदा है, यहाँ पर क्या किया, हमने उधार में खरीदा है, तो हम फ्यूचर के अंदर उनको पे करेंगे, लाइबल होंगे ना। सो दीज आर लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो वो क्या कहलाती हैं, बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। अब देखो दो पॉइंट है हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। रिसीवेबल एक ऐसी अकाउंटिंग टर्म होती है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज की जाती है, और जो बिल्स रिसीवेबल होता है जब हम क्रेडिट में सेल आउट करते हैं तो उस टाइम पर सेलर तैयार करता है। क्या, बिल रिसीवेबल किसके लिए होता है, ये सेलर के लिए होता है जब उधार में चीजों को बेचा जाता है। बिल्स पेबल होता है जब, ये भी अकाउंटिंग टर्म होती है, किसके बिहाफ में, बिल ऑफ एक्सचेंज। सो यहाँ पर जो बिल पेबल होगा ये उस टाइम पर जब किसी भी गुड्स को परचेज किया जाएगा, किसमें, क्रेडिट में, उस टाइम पर परचेजर के लिए तैयार किया जाता है बिल पेबल। क्लियर है। देखो सीधी सीधी बात समझो ना, बिल्स रिसीवेबल रिसीव होगा फ्यूचर के अंदर, सेलर को ही रिसीव होगा ना कि हाँ भाई ये मेरे को इतने पैसे दे देगा फ्यूचर में। बायर, हाँ भाई पे करना है हमें, अब ये परचेजर ये कहता है कि मैं आपको इतने पैसे इतने टाइम के बाद पे कर दूंगा, इतना ही समझो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल रिसीवेबल फॉर सेलर एट टाइम ऑफ क्रेडिट सेल। क्लियर हो गया। जब हम क्रेडिट में सेल आउट करते हैं तो उस टाइम पर बिल रिसीवेबल तैयार करते हैं, किसके लिए,
सेलर के लिए। बिल पेबल होता है, बिल पेबल इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल पेबल फॉर परचेजर एट टाइम ऑफ क्रेडिट परचेजेज। जब हम उधार में परचेज करते हैं तो बिल पे करने के लिए कि हम फ्यूचर में पैसे पे कर देते हैं, तो ये बिल पेबल परचेजर के लिए तैयार होता है। ओके, सो नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट एक ऐसी रिबेट होती है जो सेलर बायर को देता है जब वो कोई भी चीज खरीदने जाता है। ये भी टू टाइप की होती है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में वो बोल देता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बाय टू गेट वन फ्री, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। मींस जब हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हमें दो के बदले दो के प्राइस में अगर तीन चीजें मिल जाती है तो वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, और इसकी एंट्री कभी भी इसकी कोई भी अकाउंटिंग बुक के अंदर रिकॉर्डेड नहीं किया जाता। ठीक है, इसको ओनली कैश मेमो या इनवॉइस में से डिडक्ट कर दिया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब हम कोई भी किसी भी डेटर को पे करने के लिए हम इनकोर्स करें और उसको देखिए आप ऐसा करो, हमें 2 महीने के बाद पे ना करके अभी पे कर दो, तो आप मुझे ऐसा करना 5000 रुपीज की जगह आप मुझे 4500 रुपीज दे दो। तो उसमें क्या होता है, उसको लालच आ जाता है कि 500 का मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो वो होगा कैश डिस्काउंट। बट जो कैश डिस्काउंट होता है उसकी हमेशा अकाउंटिंग बुक के अंदर एंट्री की जाती है। क्लियर है? सो डिस्काउंट इज द रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। इट कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट, द पर्पज ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू बी परज्यूड द बायर टू द बाई मोर गुड्स। आप क्या करता है, प्रिज्यूड का मतलब क्या करता है, राजी करना, कि हम आपको 2 की जगह 3 चीजें देंगे, आप खरीदने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो जो एक चीज का, एक गुड का उन्होंने डिस्काउंट दिया, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। इट इज ऑफर्ड एट एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। हाँ भाई, हो सकता है कि वो कुछ परसेंटेज की छूट भी दे दे कि आपको टोटल हम इसके ऊपर, आपने लिखा देखा होगा कई गुड्स के ऊपर 25% ऑफ है ना, सेल वगैरह आते 5% ऑफ, तो ये सारा का सारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सो दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस, कैश और मेमो। कोई भी इसकी बुक ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज नहीं होती। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू इनकोर्स द डेटर्स टू पे द ड्यू परमोफ्टली। क्या करने के लिए, प्रमोशन के लिए, ताकि वो फ्यूचर में हमें पे ना करके अभी थोड़ा सा उसको लोभ लालच दे दो तो पैसे हमें वापस कर देगा, पेमेंट कर देगा। दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक। इस डिस्काउंट की एंट्री हमेशा अकाउंटिंग बुक के अंदर की जाती है। ओके, सो इसके बाद आता है इनकम। इनकम होती है भाई एक वाइडर टर्म होती है जिसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है। मींस जब किसी भी एंटरप्राइजेस की एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वेल्थ इंक्रीमेंट होता है तो वो इनकम कहलाता है। इनकम इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड प्रॉफिट ऑल्सो। इनकम मीन्स इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। भाई इनकम का मतलब होता है कि हमारे पास कितना पैसा है, तो रिवेन्यू भी तो यही होती है, बट रिवेन्यू के अंदर कभी भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। अगर हम रिवेन्यू प्लस प्रॉफिट कर दे तो वो हमारी इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? इनकम कहलाएगी। क्लियर है? डिफरेंसेस पता चल गया आपको रिवेन्यू और इनकम का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक की अगर हम बात करें, जो भी गुड्स अवेलेबल होती है एक बिजनेस के लिए अ पर्टिकुलर डेट पर सेल आउट करने के लिए, तो वो स्टॉक कहलाता है। द स्टॉक अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक। एक पर्टिकुलर डेट पर जिस भी गुड्स को हम बेच सके वो स्टॉक होगा। कॉस्ट, भाई कॉस्ट रेफर की जाती है एक्सपेंडिचर को, जो किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के टाइम पर एक्वायर होती है, और जब हम कोई भी प्रोसेसिंग गुड्स होती है उसको बनाने के टाइम पर, ताकि वो सेलेबल हो सके, उसको हम बेच सके फाइनल गुड में या फिनिश्ड गुड में हम उनको तैयार कर सके, वो कॉस्ट कहलाती है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, कोई भी हमने वर्क इन प्रोसेस, हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे के सारे कॉस्ट के अंदर आते हैं। कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अकरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक इट सेलेबल, ताकि वो उस गुड्स को सेलेबल बना सके। क्लियर है?
उसके बाद आता है वाउचर। भाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो हर एक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करके चलता है। वाउचर मीन्स हमने कितनी गुड्स कैश में खरीदी हैं तो उसके लिए कैश मेमो हो गया, हमारे पास कैश मेमो होगा तो वो भी तो क्या होगा, वाउचर। अगर हमने कोई भी गुड्स क्रेडिट में खरीदी तो वो इनवॉइस हो गया, वो भी क्या हो जाएगा, वाउचर हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। ठीक है। सो जब हमने कोई भी पेमेंट की है तो उसके रिगार्डिंग हमें जो रिसिप्ट मिली है वो भी क्या होगी, वाउचर होगी। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द स्पोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बाई गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, इफ वी बाई गुड्स ऑन क्रेडिट वी गेट इनवॉइस, व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट। जब हम पेमेंट कर देते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलती है उसकी। क्लियर है। तो ये था वाउचर। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी बेसिक टर्म्स जिनके बगैर आपकी अकाउंटिंग अधूरी है। अगर आपने इनमें से किसी भी टर्म के बारे में नहीं पता तो दैट मीन आपका अकाउंटिंग पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता। क्लियर है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मुझे कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। सो फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। क्लियर है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं स्टूडेंट्स। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 2।